हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ का 18 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 114 टॉपिक हम प्रीवियस 17 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे मंकी पॉक्स डिसीज के बारे में, देन हम जानेंगे राइस कल्टीवेशन इन इंडिया के बारे में, देन हम चर्चा करेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में, हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन किस तरीके से वर्क करता है चर्चा करेंगे इसके बारे में, फुजीवारा इफेक्ट किससे संबंधित है जानेंगे इसके बारे में, रीहैब प्रोजेक्ट किससे संबंधित है और ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन मंकी पॉक्स से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि यह एक बैक्टीरियल जूनोटिक डिसीज है जो कि आइडेंटिफाई किया जाता है मंकी में पॉक्स लाइक डिसीज के रूप में। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है इसको फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था 1958 में मंकी के अंतर्गत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देश में, और साथ ही साथ ह्यूमन के अंतर्गत इसको 1970 में आइडेंटिफाई किया गया। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जिसका जो इन्फेक्टेड पीपल होता है मंकी पॉक्स से, तो उसके शरीर पर रेसेस पड़ जाते हैं जो कि चिकन पॉक्स के समान दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक बैक्टीरियल जूनोटिक डिसीज है जो कि आइडेंटिफाई किया जाता है पॉक्स लाइक डिसीज एमंग्स द मंकीज, तो इसमें ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये बैक्टीरियल जूनोटिक डिसीज नहीं बल्कि वायरल जूनोटिक डिसीज है, तो इसलिए इसका ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है इसको फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था 1958 में मंकी के अंतर्गत, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखा गया था, और ह्यूमन का जो आउटब्रेक हुआ था 1970 में ही इसको ह्यूमन में देखा गया। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो इन्फेक्टेड पीपल है वह उसके शरीर पर रेसेस पड़ जाते हैं जो कि चिकन पॉक्स के समान दिखाई देते हैं, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D 2 and 3 ओनली। चलिए जानते हैं ये अभी चर्चा में क्यों रहा। WHO ने रिकमेंड किया है कि जो इसका जो मंकी पॉक्स का नाम है उसको एम पॉक्स नाम दिया जाए, क्योंकि ये एक तरीके से मंकी की जो प्रजाति है उसके लिए एक रेसिस्ट और उसको कलंकित करने वाला स्टैग्मेटाइज नाम देखने को मिलता है, तो इसलिए इसको चेंज करके एम पॉक्स कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो असाइनिंग जो नाम दिया जाता है इंटरनेशनल डिसीजेस का, उसका क्लासिफिकेशन जो किया जाता है वह WHO के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एमपॉक्स के बारे में, तो ये एक वायरल जूनोटिक डिसीज है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये एक वायरल जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक डिसीज का मतलब होता है जो कि ट्रांसमिट होती है एनिमल से ह्यूमन के बीच में। साथ ही साथ इसको आइडेंटिफाई किया गया था पॉक्स लाइक डिसीज मंकी के अंतर्गत, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। इसके अलावा ये एंडेमिक है नाइजीरिया की, स्थानिक है नाइजीरिया की। साथ ही साथ इसका जो कारण होता है मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है, और ये मंकी पॉक्स वायरस जो होता है वह पॉक्स विरिडी फैमिली के ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित होता है। इसका जो नेचुरल होस्ट है अभी भी अनआइडेंटिफाई है, उसको अभी डिफाइन नहीं किया जा सका है, लेकिन इसकी जो डिसीज है वह कई एनिमल्स में देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें एनिमल जो आपके सोर्सेस हैं इसके, वह मंकी पॉक्स वायरस के वह है आपका मंकी, साथ ही साथ एप्स जो होते हैं, साथ ही साथ जो रोडेंट्स जिसमें आपके रैट्स, माइस, स्क्वायरल या पेरे जो डॉग्स होती हैं, इसके अलावा जो रैबिट्स के अंतर्गत इसके सोर्सेस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इसके आउटब्रेक्स की कि ये सबसे पहले कहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया, तो फर्स्ट इसको रिपोर्ट किया गया था 1958 में, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के एक मंकी के अंतर्गत इसको आइडेंटिफाई किया गया था, और ह्यूमन के अंतर्गत इसको देखा गया 1970 में, वह भी आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ही देखा गया। अगर हम बात करें 2017 में नाइजीरिया ने इसको एक्सपीरियंस किया फिर से, क्योंकि ये लगातार जो लास्ट केस आया था उसके 40 साल बाद ये केस आपको 2017 में देखने को मिला नाइजीरिया के अंतर्गत। इसके अलावा ये जो डिसीज़ थी ये आपकी रिपोर्ट की गई मैनी वेस्ट एंड सेंट्रल एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ में। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो जो इससे जो इन्फेक्टेड जो पीपल होता है उसके शरीर पर रेसेस पड़ जाते हैं जो कि चिकन पॉक्स के समान होते हैं, लेकिन ये चिकन पॉक्स से इसलिए अंतर है क्योंकि इसके अंतर्गत जो फीवर आता है, जो हेडेक होता है, वह मंकी पॉक्स में जे मोर सीवियर होता है देन चिकन पॉक्स के।
अर्ली स्टेज में जब इसकी ज़्यादा तरीके से पहचान नहीं की गई थी तो उस समय इसको एक तरीके से स्मॉल पॉक्स की तरफ माना जाता था, क्योंकि इसके अंदर का जो लिम्फ्स के जो ग्लैंड्स होते हैं वह इनलार्ज हो जाते हैं। अगर हम बात करें इसके ट्रांसमिशन की, तो प्राइमरली जो इसके जो इन्फेक्टेड जो प्यूपिल होता है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट से, जिसमें आपके ब्लड बॉडीली जो फ्लूइड होते हैं उनके अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं इन्फेक्टेड एनिमल्स के, तो आप उससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसके अलावा इससे जो इन्फेक्टेड जानवर है उसका अगर आप जो मीट खा रहे हैं उसको अच्छी तरीके से कुक नहीं किया गया है और उसको अगर आप इसका आप इंटेक कर लेते हैं तो उससे आपको फैलने का रिस्क उसके अंतर्गत होता है। इसके अलावा जो ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिशन होता है इसका, अगर आप उसके जो ह्यूमन इससे इन्फेक्टेड है उसके क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, या उसके जो बॉडीली फ्लूइड है उसके कांटेक्ट में आते हैं, या उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो सिक्रीशंस होते हैं उसके अगर कांटेक्ट में आते हैं, तो इससे आप उसके इन्फेक्शन से पीड़ित हो सकते हैं। इसके अलावा इसका जो प्लेसेंटा के थ्रू भी, जो माँ की जो प्लेसेंटा होती है, गर्भनाल होती है, उसके थ्रू भी इसका ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। तो अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है तो उसके बच्चे में भी ये ट्रांसफर होने का खतरा होता है। अगर हम बात करें इसके जो ट्रीटमेंट की और इसकी वैक्सीनेशन के बारे में, तो इसकी अभी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा कि इसका अभी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और वैक्सीन अवेलेबल नहीं है मंकी पॉक्स के लिए। इसके अलावा पास्ट में होता क्या था, जो एंटी स्मॉल पॉक्स जो डिसीज थी, जो छोटी माता जिसको कहा जाता है, चेचक जिसको कहा जाता है, तो इसको लिए वैक्सीन जो थी वह इस पे 85% इफेक्टिव थी मंकी पॉक्स को रोकने के लिए। लेकिन अभी क्या हुआ है, 1980 में इसका डिक्लेयर कर दिया गया है WHO के द्वारा। 1980 में स्मॉल पॉक्स पूरे वर्ल्ड को उससे फ्री हो चुका है पूरा वर्ल्ड। अब स्मॉल पॉक्स जैसे हमारे यहाँ बीमारियाँ नहीं होती, तो इसके लिए जो इससे संबंधित जो स्मॉल पॉक्स से संबंधित जो वैक्सीन है वह अभी वाइडली रूप से अवेलेबल नहीं हो पाती। इसके अलावा करेंटली अभी इसका कोई ग्लोबल सिस्टम नहीं है कि इस आउटब्रेक को रोका जाए, जबकि कई कंट्रियां इससे प्रभावित हो रही हैं। भारत में भी इसके केसेस देखने को मिले थे। तो ये हमने बात की आपके मंकी पॉक्स डिसीज के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइस कल्टीवेशन इन इंडिया के बारे में है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये राबी क्रॉप में आता है। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये हाई टेम्परेचर इसको ज़रूरत होती है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ क्रॉप के, साथ ही साथ इसमें हाई ह्यूमिडिटी और जो प्रोलॉन्ग्ड सनशाइन की इसको ज़रूरत होती है, सप्लाई ऑफ वाटर की इसको ज़रूरत होती है इसके क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है, तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर नहीं बल्कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फर्स्ट जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वह आपका चाइना है। इसके अलावा इसका जो एक्सपोर्ट की बात की गई है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है भारत राइस का। तो इसके अंतर्गत ये सेकंड वाला करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट सेकंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का। तो इसमें ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये राबी क्रॉप में आता है, तो ये राबी क्रॉप में नहीं आता, चावल आता है खरीफ क्रॉप में। तो ये भी इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको ज़रूरत होती है हाई टेम्परेचर, जो कि 21 से 37 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है थ्रू आउट द, जब भी जितनी समय तक ये क्रॉप रहती है उस समय तक। साथ ही साथ इसकी हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, इसमें सनशाइन भी अच्छी तरीके की होनी चाहिए। इसके अलावा जो अश्योर्ड जो सप्लाई ऑफ वाटर इसके लिए होना चाहिए। तो इसलिए इसका ये वाला स्टेटमेंट सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा B3 ओनली। चलिए देख लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों है। चाइना ने डेवलप किया है एक पेरिनियल राइस वेराइटीज़ को। राइस वेराइटी का नाम है PR23, जो कि इसको प्लांट करने के लिए ज़रूरत नहीं होती। हर साल इसको प्लांट करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसको ईल्ड किया जा सकता है, इसको बोया जा सकता है 8 कंज्यूटिंग जो हार्वेस्ट जो सीजन होते हैं अक्रॉस द 4 ईयर्स के अंतर्गत। इसका जो प्लांट किया जाता है, इसकी जो स्ट्रॉन्गर रूट होती है जो कि वापस अपने आप रीग्रो होने लगती है। इसके अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो ये रिड्यूस करेगा कॉस्ट जो इनपुट्स होती है, और लेस लेबर, और इसको जो बोने की जो लेबर लगती है उसको रिड्यूस करेगा, और जो केमिकल इनपुट्स हैं उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा।
जो कि 58% जो लेबर है, 49% जो अदर इनपुट कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने का ये प्रयास करेगा। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी देखे जाएंगे, क्योंकि जो सॉइल का जो एक्यूमुलेटिंग है वह जो अदर इनपुट्स की ज़रूरत होती है जैसे कि ऑर्गेनिक कार्बन या जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है इसके लिए कम लगेगी। साथ ही साथ ये क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को भी कम करेगा। और उसमें जो कंसर्न इसके अंतर्गत रेज किए जा रहे हैं कि जो इसके लिए ज़रूरी होगा 2 और मोर हर्बिसाइड्स ट्रीटमेंट की इसके अंतर्गत ज़रूरत होगी। तो इसमें जो हर्बिसाइड्स का यूज किया जाएगा वह इसके लिए एक कंसर्न्स का विषय है। अगर हम बात करें अर्लियर जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा भी लॉन्च किया गया था हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस को, लेकिन ये डायरेक्टली सोन किया जाता था इनटू द सॉइल और ये एक्सपेंडिचर को कम करता था, जो वाटर और जो फार्म वर्कर्स के जो एक्सपेंडिचर हैं उसको कम करने का ये प्रयास करता था। अगर हम बात करें राइस कल्टीवेशन इन इंडिया के बारे में, तो इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है आफ्टर द चाइना, लेकिन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इन द राइस के। इसके अलावा इसका जो फसल है वह खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत आती है और इसको हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है 21 से 37 डिग्री सेल्सियस तक थ्रू आउट देयर लाइफ पीरियड ऑफ द क्रॉप। इसके अलावा हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, प्रोलॉन्ग्ड सनसाइन की ज़रूरत होती है और एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर इसके लिए रिक्वायर होता है। इसके अंतर्गत जो सॉइल होनी चाहिए वह विथ गुड वाटर रिटेंशंस उसके अंतर्गत कैपेसिटी होनी चाहिए। इसके अलावा हाई अमाउंट ऑफ क्ले और ऑर्गेनिक मैटर उसके अंतर्गत होने चाहिए, तो वह राइस के प्रोडक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यह हमने बात की राइस प्रोडक्शन इन इंडिया के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनबीएफसी से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनी होती है, एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो एनबीएफसी है ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता डिमांड डिपॉजिट। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये पार्ट है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का, जो कि इशू कर सकता है चेक इटसेल्फ। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि नॉन बैंकिंग जो फाइनेंस कंपनी है एक रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो एनबीएफसी है ये एक्सेप्ट नहीं करता डिमांड डिपॉजिट्स को, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है, क्योंकि एनबीएफसी ये डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का ये पार्ट नहीं है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि ये इसका पार्ट है और ये इटसेल्फ चेक को ड्रॉन कर सकता है, तो ये इसके अंतर्गत नहीं कर सकता। ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है, चेक ये जारी नहीं कर सकता, तो ये इसके अंतर्गत ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। चलिए देख लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों है। आरबीआई रिलक्टेंट है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस दिया जाए फिनटेक कंपनियों को। ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसके अंतर्गत जो कई फिनटेक कंपनियों के द्वारा ये किया जा रहा है कि आरबीआई के द्वारा उनको एनबीएफसी का लाइसेंस दिया जाए, लेकिन आरबीआई ने उनको अभी होल्ड पर रखा है। ये इशू इससे रिलेटेड है कि जो फिनटेक कंपनी के ऑनरशिप से रिलेटेड है, जिसके अंतर्गत जो स्पेशली जो की ओरिजिन होता है इनका कैपिटल फ्लोइंग इनटू दिस कंपनी, मतलब इनका जो कैपिटल फ्लो है उसका सोर्सेस ना पता होने के कारण आरबीआई इनको होल्ड पर रखा हुआ है। अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो ये एक तरीके से आपके एग्जॉर्बिटेंट रेट लेते हैं, इंटरेस्ट की काफ़ी ज़्यादा रेट होती है फिनटेक कंपनीज के द्वारा जो लोन दिए जाते हैं उनकी, तो इसके कारण से भी इनको होल्ड पर रखा हुआ है। इसके अलावा जो फिनटेक है एक ब्रॉडली यूज किए जाते हैं डिस्क्राइब जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वह इनका यूज करके उसमें इनोवेशंस लाकर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में के अंतर्गत, तो उसमें एक फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के अंतर्गत ये प्रयास करते हैं कि इंक्रीज किया जा सके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इसमें इंटरफेरेंस को बढ़ाया जा सके फाइनेंशियल सेक्टर में। अगर हम बात करें इंडिया के जो फाइनेंशियल टेक इंडस्ट्री है ये लगातार बढ़ रही है, और अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 20 की तो ये 50 से 60 बिलियन डॉलर थी, जो कि एस्टिमेट है 2025 तक ये 150 बिलियन डॉलर तक हो जाएगी। अगर हम बात करें मोस्ट जो प्रोमिनेंट फिनटेक जो इनोवेशंस है ये कैटेगराइज किए जाते हैं पेमेंट्स के आधार पर, पेमेंट्स एंड क्लियरिंग सेटलमेंट्स के आधार पर, डिपॉजिटिंग के आधार पर, लैंडिंग एंड कैपिटल रेजिंग के आधार पर, साथ ही साथ मार्केट प्रोविजनिंग के लिए। साथ ही साथ ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स और रिस्क मैनेजमेंट का भी ये अलग अलग तरीके की फिनटेक इनोवेशंस या फिनटेक कंपनियां होती हैं।
अगर हम बात करें इसके जो बेनिफिट्स क्या हैं फिनटेक कंपनी के, तो ये इफिशिएंटली इंप्रूव कर सकता है, रिस्क एंड कॉस्ट रिडक्शन कर सकता है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन, हमें इसका जो फाइनेंशियल सेक्टर का पेनिट्रेशन रूरल इलाके तक पहुंचाना है तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, और ये एक कॉस्ट रिडक्शन भी कर सकता है बैंक्स की। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया के अंतर्गत, जो फिनटेक प्रोवाइड करा सकते हैं वर्केबल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम जो फेस किए जा रहे हैं जो ट्रेडिशनल हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि बैंक्स है, जो एनबीएफसी है, तो इसका जो लो पेनिट्रेशन है रूरल इलाके में, तो उसको बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा लेकिन इससे संबंधित चुनौतियां यह हैं कि ये इसको रेगुलेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि कई फिनटेक का जो रजिस्ट्रेशन है वह बाहर की कंट्री में हो रखा होता है, तो उनको रेगुलेट करने में मुश्किल आती है। साथ ही साथ इनका जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है वह भी उसके द्वारा आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते, और टेक्नोलॉजी जो लगातार चेंज होती जा रही है तो उसको रेगुलेट करना मुश्किल होता है, तो इसलिए इसके लिए ये चैलेंजेस हैं। ये हमने बात की फिनटेक कंपनी के बारे में। अब थोड़ा हम जान लेते हैं एनबीएफसीज के बारे में। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, ये कंपनी रजिस्टर्ड होती है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत, और ये इस तरीके के बिजनेस में इंगेज होती है जो कि लोन एंड एडवांसेस देते हैं, या शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या डिवेंचर्स का एक्विजिशंस करते हैं, उस तरीके के बिजनेसेस में ये इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम बात करें नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की, तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनी होती है इनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता एज अ बैंक, और जो फुल बैंकिंग जो लाइसेंस दिए जाते हैं इनको नहीं दिए जाते। जो एनबीएफसी होती हैं उनको बैंक की तरह कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन उनकी जो एक्टिविटी होती है जो कि लैंडिंग देने का काम करते हैं, जो अदर एक्टिविटीज़ जैसे कि लोन और जो एडवांसेस प्रोवाइड, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, तो उस तरीके के ये वर्क तो करते हैं, लेकिन इनको बैंक के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता। एनबीएफसी का जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए एनबीएफसी को कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है तो उससे पहले उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। साथ ही साथ उनकी जो एक्टिविटीज़ है जिसमें हायरिंग, लीजिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, वेंचर कैपिटल, इस तरीके के ये वर्क करते हैं। अगर हम बात करें जो इसमें डिपॉजिट है एक्सेप्ट किया जा सकता है एनबीएफसी के द्वारा, लेकिन इनके द्वारा जो टर्म डिपॉजिट होते हैं, जो डिपॉजिट जो कि डिमांड जो डिपॉजिट होते हैं वह इनके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते। डिमांड डिपॉजिट में आपका जैसे करेंट अकाउंट और जो आपका सेविंग अकाउंट होता है तो वह इसके अंतर्गत एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि टर्म डिपॉजिट इसके द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है, जिसमें आपका रिकरिंग अकाउंट और जो आपका जो फिक्स डिपॉजिट होता है वह इसके अंतर्गत शामिल होता है। अगर हम बात करें कुछ एनबीएफसी के एग्जाम्पल की, तो कोटक महिंद्रा जो फाइनेंस है, एसबीआई जो फैक्टर्स है, सुंदरम फाइनेंस और जो आईसीआईसीआई जो वेंचर्स है, वे एक तरीके के एग्जाम्पल हैं एनबीएफसी के। अगर हम बात करें क्राइटेरिया क्या होता है एनबीएफसी के लाइसेंस लेने के लिए, तो जो कंपनी होती है उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा जो कॉरपोरेशन है इसको या तो लिमिटेड कंपनी के रूप में होना चाहिए या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में होना चाहिए। इसका जो नेट जो ओन जो फंड होना चाहिए वह लगभग 2 करोड़ के आसपास होना चाहिए, इससे कम नहीं वह होना चाहिए। इसके अलावा ये कुछ कंपनियां हैं जिनको रजिस्ट्रेशन कर आरबीआई के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराने से छूट रखी गई है। अगर हम बात करें जो वेंचर कैपिटल फंड होते हैं, मर्चेंट बैंकिंग जो कंपनीज होती हैं, जो स्टॉक ब्रोकिंग जो कंपनीज होती हैं, उनको सेबी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना होता है, आरबीआई के अंतर्गत नहीं। इसके अलावा जो इंश्योरेंस कंपनी जो होल्डिंग होती हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत, एडा के अंतर्गत। इसके अलावा जो निधि कंपनीज होती हैं उनको जो आइडेंटिफाई किया जाता है कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत, और जो चीट कंपनीज होती हैं, जो चीट फंड कंपनियां होती हैं, वह चीट फंड एक्ट 1982 में रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा जो हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनीज होती है उसको रेगुलेट किया जाता है नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा, और जो स्टॉक एक्सचेंज और जो म्यूचुअल बेनिफिट जो कंपनियां होती हैं वह आरबीआई में उनको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होता। इसके अलावा अगर हम बात करें इनका जो अंतर की, जो एनबीएफसी जो बैंक्स हैं उनसे किस तरीके से डिफरेंस है इनका,
तो अगर हम बात करें तो ये प्रोवाइड कराते हैं बैंकिंग सर्विसेज टू द पीपल टू विथआउट होल्डिंग द बैंक लाइसेंस। इनको बैंक लाइसेंस इनके पास नहीं होता, लेकिन इसके पास बैंक लाइसेंस होता है बैंकों के पास, और जो प्रोवाइड कराते हैं ये भी फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर हम बात करें ये रेगुलेट किए जाते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत, जबकि ये बैंक जो हैं वह रेगुलेट किए जाते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत। तो इसमें आपको ये फंसा सकता है कि ये बैंक्स जो है रेगुलेट किए जाते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की जगह आपको आरबीआई 1934 दे सकता है। तो वह उसके द्वारा रेगुलेट नहीं किए जाते बल्कि उसके द्वारा रजिस्टर्ड किए जाते हैं, लेकिन रेगुलेट किए जाते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत। इसके अलावा जो डिमांड डिपॉजिट है एनबीएफसी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जबकि बैंक्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते डिमांड डिपॉजिट। इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ये अलाउड है इसमें एनबीएफसी के अंतर्गत 100%, जबकि बैंक्स के अंतर्गत अभी है 74% ही एफडीआई अभी अलाउड है। इसके अलावा ये पार्ट नहीं होता पेमेंट एंड डेवलपमेंट सेटलमेंट सिस्टम का, जबकि ये इंटीग्रल पार्ट होता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का, जिसके अंतर्गत ये चेक जारी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो मेंटेनेंस है, इसके जो सीआरआर जो एसएलआर होते हैं, इसको ज़रूरी नहीं होता कि ये उनको मेंटेन करे, लेकिन जो बैंक्स होते हैं इनको करना ज़रूरी होता है। साथ ही जो डीआईसीजीसी के अंतर्गत जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाता है बैंकों को, तो इसके लिए जो 5 लाख का इंश्योरेंस है वह अवेलेबल है, लेकिन एनबीएफसी के लिए इस तरीके का कोई इंश्योरेंस नहीं है। इसके अलावा जो एनबीएफसी होते हैं वह क्रेडिट क्रिएट नहीं कर सकते, जबकि ये बैंक हैं क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो ट्रांजेक्शन सर्विसेज हैं ये एनबीएफसी के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती, जबकि बैंक इस तरीके की जो फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन सर्विसेज होती हैं वह प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एनबीएफसी के रेगुलेशन की, तो आरबीआई का जो डिपार्टमेंट है नॉन बैंकिंग सुपरविजन, उसके अंतर्गत इसको टास्क दिया गया है कि वह रेगुलेट करे। जो आरबीआई एक्ट है 1934 के अंतर्गत उसको रेगुलेट किया जाता है इसके अंतर्गत नॉन बैंकिंग सुपरविजन के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन के द्वारा। तो ये हमने बात की एनबीएफसी के बारे में, फिनटेक कंपनीज के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो हाइड्रोजन इंटरनल जो कंबशन इंजन है ये वर्क करता है सेम प्रिंसिपल को जो कि ट्रेडिशनल जो आईसी इंजन होते हैं उसकी तरह। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन है ये सेम है हाइड्रोजन फ्यूल सेल के समान जो कि यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसकी जो ग्रेटर थर्मल एफिशिएंसी होती है हाइड्रोकार्बन फ्यूल इंजन की अपेक्षा में। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं ये वर्क करते हैं एज अ सेम प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिशनल जो आईसी इंजन होते हैं उसी की तरह, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन है जो सेम होते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल की तरह जो कि यूज किए जाते हैं कुछ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये उसके समान नहीं होते, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वह ज़्यादा होती है हाइड्रोकार्बन फ्यूल इंजन से, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D1 and 3 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी जो फर्स्ट जो रोल रॉयस जो कंपनी है उसके द्वारा फर्स्ट सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है हाइड्रोजन पावर्ड जेट इंजन को। इस जो टेस्ट का जो उद्देश्य है कि ये प्रोवाइड करा सकेगा हाइड्रोजन फ्यूल जो कि सेफली और एफिशिएंटली डिलीवर कर सकेगा पावर को, जो कि मिड साइज जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनको मिड 2030 तक। अगर हम बात करें ग्रीन हाइड्रोजन की, तो इसको क्रिएट किया जाता है बाय द विंड और जो टाइडल पावर होती है, मतलब जो आपके एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट नहीं करते, इस तरीके के सोर्सेज से इसको जनरेट किया जाता है। अगर हम बात करें जो हाइड्रोजन इंटरनल जो कंबशन इंजन है वर्क करता है जो सेम प्रिंसिपल जो कि आपके ट्रेडिशनल जो आईसी इंजन होते हैं उसी तरीके के वर्क पर यह आधारित होता है, लेकिन इसके अंतर्गत जो भी यूज किए जाते हैं हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ आपका पेट्रोलियम बेस्ड जो फ्यूल हम इसमें यूज करते हैं उसकी जगह इसमें हाइड्रोजन यूज किया जाता है। इसके अलावा जो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल है ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी जो कि इंजन को चलाने के लिए ज़रूरी होती है। और जो हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं ये सेम नहीं होते जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज किए जाते हैं कुछ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंतर्गत, तो उसके समान ये नहीं होते।
इसके अलावा जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है ये हाइड्रोजन पावर होता है और जो सेल जो ये आपका क्रिएट करता है इलेक्ट्रिसिटी जो कि ड्राइव कराता है आपकी व्हीकल्स के इंजन को। तो ये डायरेक्ट उसको फ्यूल नहीं करता बल्कि ये पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराता है, फिर उस व्हीकल को इसमें जनरेट किया जाता है, उस व्हीकल को उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाया जाता है। अगर हम बात करें इसके बेनिफिट क्या रहेंगे, नियर जीरो कार्बन फ्यूल रह सकेगा फ्यूचर का, क्योंकि इस तरीके के इम्पैक्ट नहीं करता जो एनवायरनमेंट को, और कार्बन जो इमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस किया जा सकेगा। इसके अलावा इसकी जो वाइडर फ्लेमेबिलिटी रेंज है, टेम्परेचर बैंड इसकी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि हाइड्रोजन जो कि कंबस्ट किया जाता है जिसके ऊपर। इसके अलावा ये जो वाइडर रेंज है इसकी फ्यूल एयर मिक्सचर्स की भी। अगर हम बात करें ये इसकी थर्मल एफिशिएंसी काफ़ी होती है हाइड्रोजन फ्यूल इंजन्स की कंपैरिजन में, और ये ऑपरेट किया जा सकता है लोअर ग्रेड हाइड्रोजन पर भी। अगर हम बात करें इसके चैलेंजेस की तो ये डिफ़िकल्ट है टू ट्रांसपोर्ट टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके अलावा जो रिस्क है इंजन को कि वह बैकफायर कर सकता है और प्री मेच्योर इग्निशन हो सकता है जिससे दुर्घटना होने का भी खतरा हो सकता है। अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल की तो हाइड्रोजन भी इसमें कई तरीके के होते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन। जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है उसको जो आपके जो क्लीन हाइड्रोजन इसको कहा जाता है, और ये ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट किया जाता है रिन्यूएबल सोर्सेज, जैसे कि हमने बात की थी टाइडल एनर्जी या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के द्वारा, जो कि सोलर या विंड पावर के थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है वाटर का। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इसमें जो वाटर होता है H2O, तो उसको कंटेंट को डिवाइड किया जाता है H2 की फॉर्म में, उसको इलेक्ट्रोलाइट किया जाता है और H2 का फ्यूल उसके अंतर्गत जनरेट किया जाता है, और इसके अंतर्गत जो सोर्स होते हैं वे सोलर, विंड या टाइडल पावर हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरा टाइप होता है ग्रे हाइड्रोजन का। ये की मोस्ट कॉमन फॉर्म है हाइड्रोजन की, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है न फोसिल फ्यूल से इसको प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि स्टीम मीथेन जो रिफॉर्मिंग जो टेक्निक है उसके द्वारा इसके अंतर्गत प्रोसेस यूज की जाती है। इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो मीथेन है, जिसके अंतर्गत जो मीथेन की जो फॉर्म है आपकी नेचुरल गैस, तो उससे इस हाइड्रोजन को जनरेट किया जाता है, तो जिसके कारण से इसके अंतर्गत जो CO2 होती है वह कार्बन जो एमिशंस होते हैं वह वातावरण में इसके अंतर्गत होते हैं। अगर हम बात करें ब्लू हाइड्रोजन की तो इसके अंतर्गत जो प्रोड्यूस होती है, जो इसके अंतर्गत आपकी जो कार्बन प्रोड्यूस होता है वह उसको कैप्चर करके उसको स्टोर कर दिया जाता है, उसको एटमॉस्फेयर में जाने से पहले ही उसको कैप्चर किया जाता है और उसको ज़मीन के लेवल पर या सी के लेवल पर उसको स्टोर कर दिया जाता है। और इसके अंतर्गत लेकिन फिर भी 99% ही इसके अंतर्गत जो कार्बन होता है उसको स्टोर कर पाते हैं, बाकी 1% तो वातावरण में रिलीज हो ही जाता है। तो इसमें जो सबसे क्लियर या मतलब क्लीन एनर्जी कहोगे तो वो ग्रीन हाइड्रोजन है, फिर ब्लू हाइड्रोजन आती है, फिर ग्रे हाइड्रोजन उसके बाद है। अगर हम बात करें अदर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स की तो ब्लैक एंड ब्राउन जो हाइड्रोजन होता है ये मोस्ट एनवायरमेंटली डैमेजिंग हाइड्रोजन है, जो कि CO2 के द्वारा इसके अंतर्गत CO2 और जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है इसके जनरेशन के समय, जो कि इसको ड्यूरिंग द प्रोसेस इसको कैप्चर नहीं किया जा सकता और ये कोल गैसिफिकेशन के माध्यम से इसको तैयार किया जाता है। तो मोस्ट जो पॉल्यूटेड जो हाइड्रोजन है वह ब्लैक एंड ब्राउन हाइड्रोजन है। इसके अलावा एक हाइड्रोजन होती है टर्कोइस हाइड्रोजन, जिसके अंतर्गत जनरेट किया जाता है, ये मीथेन पायरोलिसिस के द्वारा इसको जनरेट किया जाता है। इसके अंतर्गत जो सॉलिड कार्बन जनरेट होता है और इसको सॉलिड कार्बन को आप यूज करते हैं अदर जो टायर मैन्युफैक्चरिंग या सॉइल इंप्रूवमेंट के लिए इस जो सॉलिड कार्बन को यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पिंक हाइड्रोजन भी है, ये एक यूजिंग द की जाती है, मतलब ये जनरेट की जाती है इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, लेकिन इसके अंतर्गत जो पावर्ड होता है, जैसे हमने बात की थी इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने सोलर पावर का यूज़ किया था, विंड पावर का यूज़ किया था या टाइडल पावर का यूज़ किया था, तो उससे हमारी एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली हाइड्रोजन तैयार हो रही थी। लेकिन इसके अंतर्गत जो हाइड्रोजन यूज होती है या जो बनाई जाती है इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जाता है, जो कि इसके जो न्यूक्लियर जो फ्यूल होता है उसको बाद में उसको डिस्पोज करने का खतरा इसके अंतर्गत बना होता है। इसके अलावा एक येलो हाइड्रोजन का भी कंसेप्ट चल रहा है, जो कि एक जो रिलेटिवली न्यू टर्म है, जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है इलेक्ट्रोलिसिस थ्रू सोलर पावर। तो इसको आप ग्रीन हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, लेकिन इसको अगर स्पेसिफिकली कहना चाहें कि सोलर पावर के द्वारा आप हाइड्रोजन जनरेट कर रहे हैं तो इसको आप येलो हाइड्रोजन भी
कह सकते हैं। इसके अलावा जो व्हाइट हाइड्रोजन होती है ये नेचुरली अकर करती है हाइड्रोजन, जो कि अंडरग्राउंड जो डिपॉजिट्स होते हैं हमारे में उसमें उसके अंतर्गत जो हाइड्रोजन फ्रैक्शन टेक्निक्स के द्वारा इस हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। तो ये जो हमारी अर्थ के अंतर्गत जो हाइड्रोजन पाई जाती है उसको व्हाइट हाइड्रोजन कहा जाता है। तो ये हमने बात किया हाइड्रोजन फ्यूल से संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में। तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फुजीवारा इफेक्ट से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो फुजीवारा इफेक्ट होता है, जो ऐसा इंटरेक्शन होता है बिटवीन जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं जो कि सेम टाइम पर ओशियन रीजन में जनरेट होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसका जो सेंटर है, जो इसकी जो आई होती है, वह डिस्टेंस इसकी दोनों के बीच की, अगर हम कहें कि एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म है और सेकंड है, तो इनके बीच की जो आई होती है, उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वह लेस देन होती है 2000 किलोमीटर। साथ ही साथ इनकी इंटेंसिटी वेरी कर सकती है। इसके अलावा जो थर्ड है, इसका जो इंटरेक्शन होता है ये चेंजेस कर सकता है इनके ट्रैक और इनकी इंटेंसिटी को, दोनों के में चेंज हो सकता है या केवल एक में चेंज हो सकता है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो फुजीवारा जो इफेक्ट क्या होता है, उसके अंतर्गत ये ऐसा इंटरेक्शन होता है जिसके अंतर्गत दो जो ट्रॉपिकल स्ट्रोम हैं वो एक ही जगह पे या एक ही ओशन रीजन में सेम टाइम पे वे जनरेट होते हैं, तो इसको फुजीवारा इफेक्ट कहा जाता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इनका जो सेंटर होता है कि एक स्टॉर्म जनरेट हुआ, सेकंड स्टॉर्म जनरेट हुआ, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है, उनकी आई के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 2000 किलोमीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत ये 1400 किलोमीटर होती है, ना कि 2000 किलोमीटर। तो ये इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसके बीच में जो इंटरेक्शन है ये चेंजेस हो सकता है, इसकी इंटेंसिटी को भी चेंज किया जा सकता है, या तो ये एक स्ट्रोम में उसके चेंज होगा या दोनों स्ट्रोम की जो इंटेंसिटी में चेंज होगा। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों है। अभी जो टाइफून हिनामनोर एंड जो अनदर जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है गार्डो, वह एक ही जगह पर, जो कि आपका फुजीवारा इफेक्ट कहा जा रहा है, क्योंकि एक ही ओशियन रीजन पे सेम टाइम पर ये जनरेट हो रहे हैं। अगर टाइफून हिनामनोर की बात करें तो ये नोन है, ये फिलीपींस को इसको सुपर टाइफून हेनरी के नाम से जाना जा रहा है। ये काफ़ी वेरी लार्ज है और पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो पैसिफिक ओशन में जनरेट हो रहा है, जो इम्पैक्ट करेगा जापान एंड साउथ कोरिया को। अगर हम बात करें फुजीवारा इफेक्ट की, तो फुजीवारा इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें फुजीवारा इफेक्ट, तो ये इंटरेक्शन होता है ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के बीच में, जो कि फॉर्म होते हैं एक ही प्लेस पर, एक ही ओशियन रीजन में एट द सेम टाइम। अगर हम बात करें इसकी जो आई की जो डिस्टेंस होनी चाहिए 1400 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 1400 किलोमीटर इसकी लेस देन, मतलब इससे कम होनी चाहिए। 1400 किलोमीटर से इसकी जो इनके बीच में डिस्टेंस है वह इससे कम होनी चाहिए। इसके अलावा ये वेरी कर सकता है, जो इसका डिप्रेशन है, आपकी जो विंड की स्पीड है 73 किलोमीटर पर हावर से विंड की स्पीड इसमें 209 किलोमीटर पर हावर तक हो सकती है। और ये जो कैटेगरी होती है वह सुपर टाइफून की कैटेगरी होती है, 209 किलोमीटर पर हावर की कैटेगरी। अगर हम बात करें जो इसका जो इंटरेक्शन है, ये चेंजेस कर सकते हैं इसके पाथ को या इसके ट्रैक को, साथ ही साथ उसकी इंटेंसिटी को भी चेंज कर सकते हैं। ये तो एक में कर सकते हैं या उसके दोनों के अंतर्गत चेंज हो सकता है, दोनों स्ट्रोम में चेंज हो सकता है। इसका जो रेयर केस है कि ये टू सिस्टम एक दूसरे से मर्ज करते हैं, स्पेशली ये सिमिलर साइज के हो या इनकी इंटेंसिटी सेम हो या एक तरीके के बिगर स्ट्रोम जो बनाते हैं, तो उस समय पे इस तरीके से मर्जर होता है। बाकी रेयर केस ही होता है कि वे इस तरीके से एक दूसरे से मर्जर करें। इसके अलावा इससे संबंधित कुछ टर्म्स हैं, जिसमें आपका एक होता है इलास्टिक इंट्रैक्शंस, जिसके अंतर्गत आपके इसमें जो डिफरेंट साइज के स्ट्रोम्स होते हैं, डिफरेंट साइज की उनकी वोर्टाइसेस होती है, तो ये एक तरीके से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते, बल्कि उसको एक उनकी डायरेक्शन को चेंज करने में एक भूमिका निभा सकते हैं। तो इसको इलास्टिक इंट्रैक्शन कहा जाता है और ये एक मोस्ट कॉमनली इंट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है फुजीवारा इफेक्ट में। इसके अलावा एक पार्शियल स्ट्रेनिंग आउट होता है, जिसके अंतर्गत इंट्रैक्शन होता है वोर्टाइसेस का जो अनइक्वल साइज के होते हैं। साथ ही साथ इसमें जो स्मॉलर जो वोर्टेक्स होती है वह इसके एटमॉस्फेयर में कहीं खो जाती है, तो एक तरीके से पार्शियल स्ट्रेनिंग आउट उसका हो जाता है।
इसके अलावा पार्शियल की जगह उसका कंप्लीट स्ट्रेनिंग आउट भी हो सकता है, जिसके अंतर्गत जो वोर्टाइसिस है अनुकलिसाइसिस की, तो उसमें स्मॉलर जो वोर्टेक्स है वह कंप्लीटली लॉस्ट हो सकती है एटमॉस्फेयर के अंतर्गत। तो इसमें हुई थी पार्शियली, इसमें कंप्लीटली हो गई। इसके अलावा फिर स्ट्रेन आउट के बाद आता है मर्जर, और मर्जर में भी सबसे पहले आएगा पार्शियल। पार्शियल के अंतर्गत क्या होगा, जो अनइक्वल साइज की जो स्मॉल वोर्टेक्सेस है वह मर्ज कर सकती है बिगर वोर्टेक्स में, तो इसमें भी ये पार्शियल होगा। और जो कंप्लीटली मर्ज हो जाएगी तो उसको बोला जाएगा कंप्लीटली मर्जर इन दिस, जो कि आपके इसके अंतर्गत डिफरेंट साइजेस की जो वोर्टिसेस होंगी उसमें जो छोटी वोर्टिसेस होगी वह मर्ज हो जाएगी बड़ी वोर्टिसेस के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत अगर हम इसका इंटरेक्शन की बात करें तो ऊपर से अगर हम बात करें इलास्टिक इंटरेक्शन से आपके कंप्लीट मर्जर की तरफ, तो इस तरीके का इंटरेक्शन लगातार नीचे तक बढ़ता जा रहा है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इसके अंतर्गत होता है, और मोस्ट कॉमनली हमें को देखने को मिलता है फुजीवारा इफेक्ट के अंतर्गत वह होता है इलास्टिक इंटरेक्शंस। और जो कंप्लीट मर्जर वाली जो स्थिति होती है काफी रेयरली ही हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एक वॉयलेंट स्टॉर्म्स होते हैं जो कि ओरिजिनेट होते हैं ओशियंस की सरफेसेस पे इन द ट्रॉपिकल एरियाज। साथ ही साथ ये मूव करते हैं आपके कोस्टल एरियाज की तरफ, और इसमें लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस के कारण हो सकता है ये, इसमें काफ़ी सारी वॉयलेंट विंड्स होती है जो कि आपके कोस्टल एरिया को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्ट कर सकता है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ये मोस्ट डिवेस्टेटिंग नेचुरल कैलेमिटीज है इन द वर्ल्ड, जो कि हमारे उड़ीसा के तट पर और कई जगह हमें इस तरीके के आउटब्रेक देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ओरिजिनेट होता है इंटेंसिटी ओवर द बार्न ट्रॉपिकल जो ओशंस होते हैं उसके ऊपर ही, तो ये अधिकांश से ट्रॉपिकल एरियाज में ही आपको देखने को मिलेंगे। और इनके जो फेवरेबल कंडीशंस हैं उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसका जो लार्ज एरिया है सरफेस का वो टेम्परेचर हायर होना चाहिए, कितने से 27 डिग्री सेल्सियस से। इसके अलावा इसकी जो प्रेजेंस है इसमें कोरिलेस फोर्स जो होता है उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, जो स्मॉल वेरिएशन होनी चाहिए, जो वर्टिकल विंड स्पीड आप विंड चल रही है उसके बीच में वेरिएशन कम होना चाहिए, और जो प्री एग्जिस्टिंग जो वीक लो प्रेशर एरिया है वो लो लेवल साइक्लोजिंग जो सर्कुलेशन है वह इसके अंतर्गत शामिल होना चाहिए, जो आपका जो लो प्रेशर एरिया को। इसके अलावा जो अपर डाइवर्जेंस है वह भी इस सी लेवल सिस्टम के ऊपर देखने को होना चाहिए। अगर हम इसको डायग्राम की तरह समझने की कोशिश करें तो ये इसकी आई होती है, यहाँ पर जब इसका जो इंक्रीमेंट होता है, जब वाटर सरफेस, यहाँ पर ओशन का वाटर सरफेस का जो एरिया 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो यहाँ पर वायु अपवर्ड की तरफ मूव करती है, और जिसके अंतर्गत इसके संबंध में जो ऊपर जाती है तो ये वायु इसकी ये इसमें जो वाटर वेपर होती है वह हीट रिलीज करती है, जिसके कारण से ये ठंडी होती जाती है, और उसमें जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होता है वह आसपास की जो एयर होती है उसको आपका वार्म कर देती है, जिसके कारण यहाँ पर जो ट्रोपोपॉज होता है यहाँ पर ये आपकी जो वाटर वेपर है यहाँ पर इकट्ठी होती जाती है, और फिर यहाँ से ये वर्टिकली इस तरीके से मूव करती है, और जो वार्म एयर जो आसपास जो बन जाती है उससे टेम्परेचर उनका जो प्रेशर है वह कम हो जाता है और इसका प्रेशर ज़्यादा होता है, तो एक तरीके से प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की स्थिति तैयार हो जाती है। इसके बाद ये मैच्योरिंग स्टेज में ये लगातार वाटर वेपर लगातार यहाँ से 27 डिग्री सेल्सियस जो फ्यूल एक तरीके से फ्यूल का काम करता है, तो वाटर वेपर यहाँ से लगातार मिलती रहती है, तो मैच्योरिंग फेज में और ज़्यादा ये बढ़ता जाता है। और जब इसका जो लास्ट फेज आता है, जब इसका डिके होता है, तो ये डिके तब होता है जब इसका जो वाटर से कॉन्टैक्ट टूट जाता है, यानी कि जब ये लैंड पर स्ट्राइक कर जाता है, कोस्टल एरिया पर स्ट्राइक कर जाता है, तो एक तरीके से फिर इसका जो वाटर से कांटेक्ट टूटता है, तो एक तरीके से फ्यूल सप्लाई एक जो वाटर वेपर कर रही थी वह इसकी कट हो जाती है, और ये इसका आउटब्रेक हो जाता है। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है लास्ट फेज में, थर्ड फेज में ये डिके हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया फुजीवारा इफेक्ट से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीहैब प्रोजेक्ट से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें आपसे यह पूछा गया है कि किस इंस्टीट्यूट के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है रीहैब प्रोजेक्ट को। तो या कि इसके अंतर्गत 4 ऑप्शंस हैं, खादी एंड ब्लेज इंडस्ट्री कमीशन KBIC, नीति आयोग, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड, डी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट यानी कि एपिडा।
तो इसके अंतर्गत चलिए देख लेते हैं आंसर। तो ये जो इनॉग्रेट किया गया है रीहैब प्रोजेक्ट्स को, वह इनॉग्रेट किया गया है खादी एंड ब्लेज इंडस्ट्री कमीशन यानी कि KBIC के द्वारा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जो खादी एंड ब्लेज इंडस्ट्री कमीशन है, इसने इनॉग्रेट किया है रीहैब प्रोजेक्ट को इन नैनीताल। इसके अलावा ये जो बी फेंसेस इसके अंतर्गत क्रिएट की जा रही हैं, जो कि बी बॉक्सेस के रूप में एक सेटिंग अप किया जाएगा वहाँ पर, जो कि वहाँ से जो एलिफेंट जो पासेस होते हैं उनके जो एंट्रेंस को वहाँ पर इसके अंतर्गत ब्लॉक किया जा सके, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे एलिफेंट आएंगे तो ये एक तरीके से बी उनको आने से एक तरीके से आवाज़ करेंगी, तो जिसके माध्यम से एलिफेंट अपने उस पाथ पर नहीं जाएंगे, ह्यूमन टेरिटरी में वह प्रवेश नहीं करेंगे, जिसके कारण से इससे अवॉइड किया जा सकता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को। इसके अलावा ये एक सब मिशन है KBIC नेशनल हनी मिशंस का। इसके अंतर्गत जो नेशनल बी कीपिंग एंड जो हनी मिशन है, जिसमें आपका नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन जो कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंतर्गत, जिसका एम है कि प्रमोट करे डेवलप जो साइंटिफिक जो बी कीपिंग है उसको कंट्री अचीव कर सके स्वीट रिवॉल्यूशन जो कि शहद से संबंधित है। इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, द मिशन है इम्प्लीमेंट थ्रू द नेशनल बी बोर्ड के द्वारा इसको आपका इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि 100% फंडेड है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो नेशनल हनी मिशन है, ये इसको 2017-18 में इसको शुरू किया गया था KBIC के द्वारा, और ये एक जो मिनिस्ट्री ऑफ आपकी MSME है उसके अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। इसका जो उद्देश्य है कि प्रमोट कर सके जो बी कीपिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एमंग्स जो कि आपके आदिवासीज हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके बीच में इनकी जो एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जाए रूरल इंडिया के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम बात करें KBIC के बारे में, तो KBIC जो खादी एंड ब्लेज इंडस्ट्री कमीशन है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो कि है आपका खादी एंड ब्लेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 के अंतर्गत अप्रैल 1957 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो आपके जो वर्क हैं, जो फॉर्मर ऑल इंडिया जो खादी एंड ब्लेज इंडस्ट्री का जो बोर्ड का जो वर्क था, ये उसका वर्क को आगे परफॉर्म करने के लिए इसको बनाया गया था। इसके अलावा इसके जो फंक्शंस हैं, ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंतर्गत आता है। ये ध्यान रखिएगा, आप इसको एग्रीकल्चर नहीं लगाएंगे, इसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंतर्गत ये आती है। विथ रिगार्ड टू अगर खादी एंड ब्लेज इंडस्ट्री की बात करें विथ इन द इंडिया, तो ये कोशिश करता है कि प्लान करे, प्रमोट करे, फैसिलिटेट करे, साथ ही साथ ऑर्गेनाइज करे, साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट जो डेवलपमेंट है खादी एंड ब्लेज इंडस्ट्री से संबंधित इन रूरल एरिया में उनके साथ कोऑर्डिनेट करने का, उससे संबंधित जो एजेंसियां हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेट करने का ये प्रयास करता है, जिससे कि रूरल डेवलपमेंट को उसके अंतर्गत बढ़ाया जा सके। अगर हम बात करें कमीशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव है जो कि फंक्शनिंग में इसमें गाइड करता है, वह यह है कि इसके जो सोशल ऑब्जेक्टिव हैं जिसके अंतर्गत ये प्रोवाइड कराता है एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये सेलेबल जो आर्टिकल्स हैं जो किसानों के हैं या जो अदर जो उनके हैं उनको बेचने के लिए ये प्रोवाइड कराता है प्लेटफॉर्म। साथ ही साथ इसके वाइडर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये एक तरीके से सेल्फ रिलायंस एंड आत्मनिर्भरता जनरेट करना चाहता है एमंग्स द पीपल, और जो कि आपकी जो बिल्डिंग अप जो रूरल कम्युनिटी जो स्पिरिट है उसको बढ़ाने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका जो वाइडर ऑब्जेक्टिव है वह यह है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया रीहैब प्रोजेक्ट से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।